इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार साथियों, बहुत ही गंभीर विषय है। फेसबुक का जो एक प्रकरण है जो आप सबके संज्ञान में है और हम लाते भी रहे हैं, लेकिन जो उसमें नए मोड़ आए हैं उस पर कुछ आपसे चर्चा करनी थी। फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उनके संबंध कितने गहरे हैं उसके उदाहरण बार बार आप लोग भी हमसे साझा करते आए हैं, देश से और विश्व से, और हम भी आपसे साझा करते आए। पिछले साल अंखी दास के विषय पे हमने आपसे कई बार चर्चा की थी और ये सबके सामने आया था कि कैसे अंखी दास, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, कैसे फेसबुक में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग बिल्कुल घुस चुके हैं फेसबुक के अंदर। बात सिर्फ हेट स्पीच की नहीं है, बात है कि हिंदुस्तान फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है। 37 करोड़ उपभोक्ता हैं फेसबुक के हिंदुस्तान में। तो उन 37 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ जो धोखा हो रहा है, कैसे एक विचारधारा को उन पर थोपा जा रहा है, कैसे गलत फेक न्यूज़, फेक इमेजेस, फेक पोस्ट के माध्यम से देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, जो माहौल देश की रूलिंग पार्टी को बिल्कुल माफिक गुजरता है। वो चाहते हैं ऐसा माहौल हो। आइए, 2020 में फेसबुक की जो सेफ्टी टीम थी, जो सुरक्षा टीम थी, उन्होंने कहा था कि बजरंग दल कुछ वर्ग विशेष के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है पूरे देश में, और फेसबुक बजरंग दल जैसी संस्था को एक खतरनाक संस्था घोषित करने वाला था, लेकिन उनको सलाह दी गई कि यह करने से देश की जो रूलिंग पार्टी है वो नाराज हो सकती है। और फेसबुक ने उस संस्था को, जो फेसबुक स्वयं मानती है कि हिंसा फैलाती है या हिंसक संदेश फैलाती है और एक माहौल बनाती है देश में हिंसा का, नफरत का, फेसबुक मानती है कि वो एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। ये फेसबुक के शब्द हैं, लेकिन फेसबुक हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सके। अब नया जो फेसबुक की एक विसल ब्लोअर है, 37 साल की इंजीनियर हैं, फ्रांसिस होगन, उन्होंने एक नया खुलासा किया है कि कैसे हिंदी और बांग्ला भाषा के जानकार फेसबुक में, हिंदुस्तान की फेसबुक की टीम में नहीं है कि जो फिल्टर कर सकें कि कौन सा संदेश फेक है या नफरत पैदा कर रहा है या एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है देश में। वो फिल्टरिंग करने के लिए जो आपके पास स्टाफ होना चाहिए, जो हिंदी और बांग्ला का जानकार हो, वो स्टाफ उनके पास नहीं है। आप सोचिए, जिस देश ने उनको 37 करोड़ उपभोक्ता दिए, जहां से वो सबसे ज्यादा कमा रहे हो, वहां उनको इतनी चिंता नहीं है कि उस देश का माहौल न बिगड़े। उसके लिए जो यथासंभव काम करना चाहिए, जिस तरह के अफसरों को, जिस तरह के कर्मचारियों को, भाषा विशेषज्ञों को लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना उचित समझते। आखिर कारण क्या है? सिर्फ 0.2%, 1% भी नहीं, 0.2% हेट स्पीच को फेसबुक हटाता है अपने प्लेटफॉर्म से। मतलब 99.8% जो कंटेंट है फेसबुक का, जो नफरत फैलाता है देश में, जो बंटवारा फैलाता है देश में, समाज में, वो वहीं का वहीं बहाल रहता है, उसको हटाया नहीं जाता। ये बहुत गंभीर विषय है। 87% खर्च
किया जाता है अपने बजट का फेसबुक द्वारा। जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, जो अंग्रेजी बोलने वाली ऑडियंस है, जो सिर्फ 9% है फेसबुक के उपभोक्ताओं का, 37 करोड़ में से सिर्फ 9% हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी की पोस्ट पढ़ते और लिखते हैं। उन 9% पे आप 87% का खर्चा कर रहे हैं। मैं भी अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं, मैं हिंदी में शुरू करता हूं। हम अलग अलग राज्यों में हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं वहां की भाषा अगर नहीं है तो हिंदी में बोलें। व्हाट्सएप के जितने फॉरवर्ड्स हम सबके पास आते हैं, रीजनल भाषाओं में ज़्यादा आते हैं और हिंदी में आते हैं, लेकिन फेसबुक की नीति देखिए, और ये मैं इसको नीति नहीं कहूँगा, ये एक चाल है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। जो आंतरिक स्टडीज़ हैं फेसबुक की, उनकी अपनी, हमारी तो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन ये तो उनकी अपनी रिसर्च है, उनका अपना अनुसंधान है, उनकी अपनी स्टडी है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि फेसबुक आरएसएस, बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों का एक प्रॉक्सी एक तरह से बन गया है। और जितने भी किसी वर्ग विशेष के खिलाफ टारगेटेड पोस्ट होती हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो टारगेटेड पोस्ट इस देश की किस राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाती है या वो किस विचारधारा से स्पॉन्सर होती है, ये मैं और आप सब जानते हैं, उसमें बोलने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आरएसएस और उसके संगठन, बाकी संगठन जो हैं, मित्र संगठन या उस छतरी के नीचे जो बाकी संगठन हैं, उन सब का एक प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है फेसबुक। और अब इस देश में यह कहने में मुझे या किसी और को, हम जो यहाँ बैठे हैं, कोई गुरेज नहीं होगा कि फेसबुक हिंदुस्तान में एक फेक बुक हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ फेक पोस्ट, फेक एजेंडा फर्दर करता है, उसको आगे बढ़ाता है, वो बांटता है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए। हम फेसबुक और भारत सरकार दोनों से यह जानना चाहते हैं कि जब यह स्पष्ट तौर पे आपकी जानकारी में है कि फेसबुक आरएसएस के बजरंग दल को डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन या कि खतरनाक संगठन मानता है, फिर भी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको घोषित करने से भी क्यों डर गए। एक तरफ ट्विटर पर तो भारत सरकार बड़ी मुखर प्रखर होकर बोलती है, तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया सेफ्टी कंप्लायंस क्या फेसबुक पर लागू नहीं होगा? क्या भारत सरकार के मुंह में दही जम गया है जब फेसबुक पर आता है? क्योंकि फेसबुक आपका एजेंडा चला रहा है, आपका नफरत वाला एजेंडा चला रहा है, आपका एक माउथपीस बन गया है। आपके आर्थिक जो इंटरेस्ट हैं, आपको कमाना है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को आप एक मार्केट की तरह देखते हैं, 37 करोड़ आपके उपभोक्ता हैं, इस देश से आप कमा रहे हो और इस देश में ही बांटने की एक विचारधारा को प्रचारित कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी यह नहीं होने देगी। लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ होते हुए नहीं देखा। जहां आप 5 साल तक एक एजेंडा, एक विचारधारा चलाते हो और फिर चुनाव के वक्त आप लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है उस पर भी आप इन्फ्लुएंस करते हो, उसको आप मोड़ते हो कि कैसे वोट देना है। यह एक इलेक्शन फ्रॉड से कम नहीं माना जाए कि हमारे वोटिंग में भी हस्तक्षेप अगर हो रहा है तो वो फेसबुक या फेसबुक जो भी आप कहना चाहें उसके माध्यम से हो रहा है। हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करते हैं ताकि फेसबुक में की जो भारत में गतिविधियां हैं, कैसे वो भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर पूरी तरह से खुलासा हो और वो सबके सामने जाहिर हो। धन्यवाद। You want me to read it in English or should I? In short. As a backgrounder, we have all seen what the Facebook has been doing in India and how Facebook has been acting as an ally of the ruling party of India, which is the Bharatiya Janata Party. In the past, we've interacted on the issue of Ankhi Das, who is very closely related to the Bharatiya Janata Party.
And then that also proved, and also subsequent choices of the Facebook proved, how the BJP and its affiliates and its sympathizers have infiltrated into the structure of Facebook and therefore into the functioning of Facebook. How Facebook is pushing the agenda of the ruling party of India, of the ruling party's ideology in India, amongst its 370 million users, which is the largest user base in the country, in the world. What right does Facebook have to push a particular agenda, a particular ideology amongst its, I would say, innocent users? Through fake posts, through fake pictures, through a narrative which goes unfiltered. Now it is shocking that only 0.2% of the hate speech is pulled down of Facebook. 99.08% stays there. And their internal reports, these are not accusations. What we are saying today is based on what has been the findings of Facebook itself, or what a whistleblower recently said. Frances Hogan, she's an engineer. The Facebook in India, despite making most of its money from India, does not have in place mechanisms or human resource to filter posts in Hindi or Bangla. They don't have it. Ask them why. How is it so difficult to put in place people who can filter your posts, especially posts which are in Hindi and Bangla? After all, in English, they are just 9% Facebook users who interact in English. So 91% of your base is regional languages or Hindi, and you don't have systems in place to filter those posts. And this whistleblower has given all the details of how during the Delhi riots, the role of Facebook, during elections, Bengal elections, West Bengal elections. So the role of Facebook can no longer be dismissed as an error of omission. I would say this is an error of commission. They are knowingly doing this, they are knowingly furthering the agenda of the ruling party and its ideology, which is hate-filled, which is bigotry, which is dividing society. After all, why shouldn't we accuse the Facebook of interfering in our elections by influencing the voting pattern behavior of its consumers? 370 million consumers are influenced very subtly at times, and at times not so subtly, by Facebook, thereby determining the voting behavior of Indians. Now this is a serious election fraud, this is a serious interference in our election by a foreign company. Why is Facebook quiet on these accusations that have come from within Facebook? Why is the government of India, which is otherwise very loud on social media security compliance for Twitter, why is the government of India silent? Because it suits their agenda, because Facebook has become a tool in the hands of the Bharatiya Janata Party and RSS and its affiliates. After all, the same Facebook internally reached a conclusion that Bajrang Dal is a dangerous organization which spreads violence and hatred against communities. Stopped short from declaring Bajrang Dal as a dangerous organization because they were advised against it, because this would anger the ruling party of India. Are you serving the ruling party of India, or are you serving the 370 million consumers of yours? We want to ask the Facebook. We demand a joint parliamentary committee to look into the role of Facebook in influencing our elections, in trying to compromise and undermine our democracy, in trying to shape through fake posts opinions of people. I would, with a very heavy heart, say that Facebook has reduced itself to a fake book in this country. Your questions, please. So in the past, we have seen certain instances wherein the Congress has also gone after Twitter. You are saying the government is silent, government is
vocal on Twitter but silent on Facebook because of certain reasons you have quoted. But in the past, we have seen Congress also going after Twitter, saying it has become a platform of the right. So, isn't it selective outrage on the face of? It's not selective for the simple reason. Any agency, any company, Indian or foreign, cannot undermine the constitutional values which govern this country. Come what may. If Twitter does something wrong today, of course we'll speak out against Twitter. And if the government does something wrong against any such company, we'll again speak against the government or anyone who does this. There is a rule of law which governs the conduct of these companies. There is a rule of law which governs my rights as a consumer of these platforms. And Congress party will always stand by rule of law, by constitution which governs our country. सर आपने जिक्र किया कि वो रिपोर्ट है, वो रिसर्च है फेसबुक के पास, कब प्रकाशित हुई है, क्या है? ये सब आपको प्रेस रिलीज में भी है और पिछले 3 दिनों में जो लगातार मीडिया में लगातार वो रिपोर्ट्स आई हैं, उनका हवाला देते हुए मैं अभी प्रेस रिलीज भी भेज रहा हूँ. We first come to you. Through you, we want to make public our concern, our deep concern over attempts made by Facebook in collusion with the government of India to influence and shape public opinion with the help of fake posts, unfiltered posts which spread hatred and bigotry in this country. हाँ पूछिए. मेरा सवाल अलायंस पार्टनर्स को लेकर है, जिससे लालू यादव ने कल कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सीट क्यों जमानत जब्त कराने के लिए, जिस तरह से आपके प्रभारी को उन्होंने अछूत का इस्तेमाल किया, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी अछूत होती जा रही है पार्टियों? लालू यादव जी बहुत वयोवृद्ध नेता हैं. इस देश की राजनीति में सब उनका सम्मान करते हैं और हर दल, किसी भी दल की बात नहीं हो रही, हर दल के नए नेता हों या पुराने नेता हों, सब उनकी तरफ देखते हैं, उनसे सीखने को मिलता है. रही बात बिहार के 2 उपचुनावों की, दोनों सीटों का रिजल्ट आपने भी देखा. एक पे कांग्रेस हारी थी, एक पे आरजेडी हारी थी. तो चुनाव में जनता तय करती है, जनता तय करेगी कि अब आने वाले उपचुनावों में कौन जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है. यह सब बातें जनता पर छोड़ देनी उचित होती है. So is the महागठबंधन intact in Bihar से हो रहा है? Because अलग-अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. कांग्रेस कह रही कि ऐसा कुछ है नहीं, हम 40 सीटों को विड्रॉ कर देंगे. लालू यादव से क्या होता है? The state leadership will respond to issues related to the state. As a larger principle, I have responded. नहीं सर, आपके अलायंस पार्टनर एक-एक करके आपको छोड़ना चाहते हैं. जैसे समाजवादी पार्टी ने पहले ऐलान किया कि आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे. लालू यादव जो सबसे पुराने पार्टनर आपको, वो आपको छोड़ना चाहते हैं. आप कई राज्यों में देखिए कि लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं. आप महाराष्ट्र में देखिए, कई जगह देखिए, कई राज्यों में. वो न्यूज़ पे सवाल मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, हर प्रेस वार्ता में आते ही नहीं. और ज़रा किसी ने कहीं कुछ कह दिया तो बड़ी ऊंची आवाज़ में सवाल आते हैं. अच्छी लगती है आपकी आवाज़, मधुर होती है, भले ऊंची भी हो तो भी, लेकिन सवाल फिर उस पर भी आने चाहिए कि साहब लोग क्यों शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में. गुजरात में एक लंबी लिस्ट आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, शामिल होना चाहते हैं. गोवा में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई. मुझे तो एक भी सवाल नहीं सुनाई दिया आपके यहाँ से, क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा राजनीति में चुनावों से पहले होता है. ट्रैफिक इधर से भी जाती है, उधर से भी आती है, लेकिन सिर्फ एक ही तरफ की ट्रैफिक पे आपके सवाल हों तो फिर मधुर आवाज होने के बावजूद अच्छा नहीं लगता. पवन जी, गोवा में 2 सवाल. पवन जी, 2 सवाल. एक तो ये है कि कल जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था उसमें हारा भारत, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाने पर तो आप जो है तमाशा करते हैं, सलाह देते हैं, और अब कल जो देश के तमाम हिस्सों में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाए गए वो शर्मिंदा करने वाली बात है. और दूसरी बात, मोहम्मद सामी को लेकर के भी कंट्रोवर्सी हो रही है. महुआ मित्रा कह रहे हैं कि जब वो जीतते हैं तो भारतीय होते हैं, जब हारते हैं तो मुस्लिम हो जाते हैं. दोनों मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से खेल को खेल की भावना से हमेशा देखना चाहिए.
जितना आप राजनीतिकरण करेंगे किसी भी मुद्दे का, तो उसमें तो कहीं कोई रोक ही नहीं सकता आपको, फिर वो राजनीतिकरण ही होता चला जाएगा। खेल को खेल की ही भावना से देखना चाहिए। हिंदुस्तान की टीम को आने वाले मैचेस के लिए हमारी सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छा खेले और अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे। गोवा में इस बार कांग्रेस पार्टी का आने का चांसेस दिख रहे थे, लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस जैसे फुल ऑन में वहाँ जा रहे हैं, ममतारी जा रहे हैं, तो व्हाट इज द कांग्रेस पार्टी and its efforts. हाँ, sure. So वीरेंद्र सहवाग और गंभीर वाले रिएक्शन से इंग्लिश में Okay, first I'll respond to the cricket thing. Though I don't understand cricket much, but as a principle, our party is absolutely against politicization of a sporting event. Everybody enjoys a match, a good match. Indian team played well and we hope it plays better and we want it to come back with the World Cup. All the best from our side, from your side and ours, to our Indian players. In Goa, Congress party is now facing the election with double confidence than it had before, because of the kind of response we have seen on the ground, because of the kind of response we have seen from leaders trying to join our party from other parties. There is a particular party which has almost merged into our party there. The state unit has merged into our party. You know the names of the parties. And there is a long list of people from other parties who want to join the Congress party. Other than that, the response we are getting, more important than people joining the party, the response we are getting from the people of Goa. The campaign is yet to pick up. I mean, no political party is actively campaigning right now, but in our interactions with people there, the response is so positive that we are absolutely confident of winning Goa. Forget who's spending how much over publicity. I don't want to get into that, because people who have the money will spend. Let them spend the money on publicity and campaign. People of Goa know what Congress stands for and what Congress stands against, and they are with the Congress now. Nationally, you want to defeat BJP with the allies or non-BJP, but state-wise you are fighting each other. These are issues which cannot be decided and discussed in a press conference. These are policy issues, and there are mechanisms available in our party to deliberate on these issues, to take decisions state-wise and at a national level. But इसमें बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा है? ये डीब्रीफिंग का क्वेश्चन हो रहा है। No, I don't think कि इसमें किसी को फायदा है नुकसान। इसमें हम, कोई भी पार्टी इतनी समझदारी रखती है कि उसको कहाँ अकेले लड़ना है, कहाँ किसी के साथ लड़ना है, और लेकिन ये निर्णय यहाँ प्रेस वार्ता में नहीं होते। इस तरह के निर्णयों के लिए मैकेनिज्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ चर्चाएं होती हैं, बहुत विस्तृत चर्चाएं होती हैं, और उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। So one of the last questions, in fact. From your side or from the? This is startling disclosure that has come out yesterday, in which one of the key aid of a prime accused, prime witness of the NCB has come out and said that there were some talks of financial transaction to, bring Aryan to off 10 civic clutches. Now Samir Wankhede, who is in fact the officer there, he says, I'm being targeted because there are a lot of people who are coming in the NCB net. How do you see this and where the Congress stands? It's becoming very murky. What's happening there shows the level of deterioration of our agencies under the Modi government. The entire saga has become very, very murky, and there are several very valid questions being asked. We hope the country gets the right answers. We hope, for the sake of the institutions of this country, that any further erosion of these institutions is stopped. जिस तरह की जानकारियां महाराष्ट्र से आ रही हैं, मुंबई से आ रही हैं इस पूरे प्रकरण में, जो हमारी जांच एजेंसीज हैं उन पर बहुत गंभीर और बहुत बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। मोदी सरकार के
जब से मोदी सरकार आई है तब से जांच एजेंसियों का एक जो क्रेडिबिलिटी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो एक साख थी जांच एजेंसी की, वो एकदम समाप्ति की दिशा में बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं कि वो रुके और जांच एजेंसियों की साख फिर से स्थापित हो। थैंक यू।